हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने अपना किया था हर्यक वंश को अपने कंप्लीट किया था। हम मगध साम्राज्य कर रहे थे। मगध साम्राज्य में हमने हर्यक वंश किया था। बृहद्रथ वंश आता है फर्स्ट और उसके बाद आता है हर्यक वंश, वो किया था हमने। हर्यक वंश में हमने किसको किया था। फर्स्ट जो राजा होता है, शासक होता है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और फिर नेक्स्ट होता है उदयन। उसके बाद क्या होते हैं, दुर्बल शासक होते हैं, जिसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, उस वंश का पतन हो जाता है और नए वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश की, नाग दर्शक था जो, उसी के नाम पर, एक तरह से उसी कास्ट के नाम पर नए वंश की स्थापना हो जाती है, शिशुनाग वंश की। अब नाम से ही पता चल रहा है इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, शिशुनाग के द्वारा। इस वंश की स्थापना की गई है शिशुनाग के द्वारा। इस वंश का टाइम पीरियड क्या है, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। 412 BC से 344 BC तक इसका टाइम पीरियड है और शिशुनाग के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। फिर शिशुनाग के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है। शिशुनाग के द्वारा जो राजधानी है वो वैशाली को बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले हमने जो बृहद्रथ वंश का शासक था जरासंध, जिसको शक्तिशाली शासक माना जाता है, उसने क्या किया था, जो राजधानी है ग्रीवरज को बनाया था। फिर उसके बाद बिंबिसार आता है। बिंबिसार ने क्या किया था, राजधानी राजगृह को बनाया। फिर उसके बाद उदयन ने क्या किया, राजधानी यानी पाटलिपुत्र, एक नए नगर की स्थापना की थी और फिर उसी नगर के नाम पर उसी नगर को ही राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को। लेकिन शिशुनाग के द्वारा क्या किया जाता है, राजधानी वैशाली को बनाया जाता है। राजधानी वैशाली को बनाया जाता है। और नेक्स्ट कार्य क्या किया जाता है शिशुनाग के द्वारा, अवंती और वत्स पर अधिकार किया जाता है। देखो, ये अवंती, जहाँ पर क्या किया था बिंबुसार ने, अवंती में चंडप्रद्योत नाम का शासक था, तो वहाँ पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था इसके दरबार में। तो एक तरह से मधुर संबंध स्थापित कर लेते बिंबिसार ने अवंती से। लेकिन शिशुनाग क्या करता है, इस पूरे अवंती पर ही अधिकार कर लेता है। इस पूरे अवंती को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। अवंती और वत्स को इसके द्वारा मिला लिया जाता है। फिर नेक्स्ट शासक होता है इसी वंश का, शिशुनाग वंश का। शिशुनाग के बाद होता है सेकंड होता है कालाशोक। कालाशोक के बारे में हमें क्या बातें याद रखनी है। कालाशोक के बारे में हमें दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है। फर्स्ट तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन है वो किसके टाइम में होता है, कालाशोक के टाइम में होता है। और कहाँ होता है द्वितीय बौद्ध संगति, कहाँ का आयोजित की जाती है, वैशाली में। शिशुनाग के द्वारा राजधानी वैशाली बनाई जाती है, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी कहाँ होता है, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है 383 में, 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। और यह इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, साबक मेर के द्वारा की गई थी। फिर सेकंड कार्य क्या करता है कालाशोक, राजधानी परिवर्तित करता है पाटलिपुत्र। जो उदयन ने राजधानी पहले पाटलिपुत्र बनाई थी, उसके बाद शिशुनाग ने क्या किया था, राजधानी वैशाली को बनाया था। लेकिन कालाशोक क्या करता है, राजधानी को पुनः परिवर्तित कर देता है, पाटलिपुत्र को ही दोबारा से राजधानी बना देता है। पाटलिपुत्र को इसके द्वारा राजधानी बनाई जाती है दोबारा से। फिर क्या होता है, इसके बाद हमें अंतिम शासक, इस वंश का हमें अंतिम शासक देखने को मिलता है नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन, जिसके बारे में हमें पता चलता है। और महापद्म नंद के द्वारा क्या किया जाता है, नंदीवर्धन की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की नींव रखी जाती है, जो हमारा होता है नंद वंश। नेक्स्ट होता है हमारा फोर्थ है नंद वंश। फिर आता है हमारा नंदवंश। नंदवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई थी, जो कि एक शूद्र शासक था। ये जो महापद्म नंद है, इसको क्या होता है, एक वीर शक्तिशाली योद्धा के रूप में हम देखते हैं। महापद्म नंद क्या था, एक वीर और शक्तिशाली योद्धा था और यह एक शूद्र शासक था। इससे पहले हमने जितने भी शासक पढ़े हैं वो सभी क्षत्रिय थे, वो सभी क्षत्रिय राजा हुए थे। लेकिन महापद्म नंद क्या होता है, पहली बार मगध साम्राज्य या भारत के राजनीतिक इतिहास में हमें क्या देखते हैं, शूद्र शासक बनता है। महापद्म नंद शूद्र राजा बनता है। महापद्म नंद को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, उपाधि प्राप्त की थी उसने, उग्रसेन। महापद्म नंद क्या था, एक उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति था। उग्र स्वभाव के कारण ही उसको हमने कौन सी उपाधि दी गई थी, उग्रसेन की उपाधि दी गई थी। फिर ये क्या, कौन सी उपाधि दी गई, सेकंड सर्वक्षेत्रांतक। ये किस लिए दी गई, क्षत्रियों का विनाश करने के कारण।
कारण, क्योंकि जो पहले सभी राजा हुए हैं, इससे पहले शासक हुए हैं जो भी, वो सभी क्षत्रिय थे, लेकिन महापद्म नंद क्या था, एक शूद्र शासक था। तो इसलिए क्षत्रियों का विनाश करने के कारण इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, शौर्य क्षत्रांतर की उपाधि दी गई थी। फिर एक शक्तिशाली योद्धा था, तो इसके लिए एक राट और एक छत्र की उपाधि दी गई थी। एक राट और एक छत्र की उपाधि भी महापद्म नंद को दी गई थी, एक राट एवं एक छत्र की, क्योंकि यह एक वीर और शक्तिशाली योद्धा था। इसको द्वितीय परशुराम भी बोलते हैं, क्योंकि उग्र स्वभाव के कारण, यानी परशुराम की तरह ही है, उग्र स्वभाव का था, तो इसीलिए इसको महापद्म नंद को क्या बोलते हैं, द्वितीय परशुराम भी बोलते हैं। तो ये उपाधियां दी गई थी। कौन कौन सी उपाधि थी, उग्र स्वभाव के कारण तो उग्रसेन, शौर्य क्षत्रांतर क्षत्रियों का विनाश करने के कारण, और एक शक्तिशाली योद्धा था, तो इसके लिए उन्हें कौन कौन सी, एक राट और एक छत्र की उपाधि दी गई थी, द्वितीय परशुराम की उपाधि। और महापद्म नंद के द्वारा क्या किया गया था, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी महापद्म नंद ने। इसका हमें कहाँ से पता चलता है इसके बारे में कि इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो यह हमें पता चलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। हमें कहाँ से पता चलता है महापद्म नंद के कलिंग विजय के बारे में, तो वो हमें पता चलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इसके बारे में पता चलता है कि इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। फिर हमारा नेक्स्ट शासक आता है धनानंद। महापद्म नंद के बाद हम क्या देखते हैं, 8 शासक हुए हैं नंद वंश में, हमें 8 शासकों के बारे में पता चलता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट या अंतिम शासक जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, तो वो होता है, नेक्स्ट होता है हमारा धनानंद, जो कि इस वंश का अंतिम शासक बनता है। 8वां शासक होता है धनानंद, वो होता है धनानंद। धनानंद को एक तरह से आप अंतिम शासक के रूप में मानते हैं, धनानंद को अंतिम शासक के रूप में लेते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक होता है धनानंद। धनानंद को कौन सी उपाधि दी गई थी, अग्रमीज की, ये याद रखना है। धनानंद को कौन सी उपाधि दी गई थी, अग्रमीज की। महापद्म नंद को उग्रसेन के उग्र स्वभाव के कारण, और धनानंद को कौन सी उपाधि दी गई थी, अग्रमीज भी इनको इतिहास में बोला जाता है। ये वही धनानंद है जिसके द्वारा बड़ी सभा में चाणक्य का अपमान किया गया था। ये वही धनानंद है जिसके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है कि बड़े दरबार में या बड़ी सभा में क्या किया गया था, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, या चाणक्य बोल सकते हैं हम, या कौटिल्य भी बोलते हैं, या विष्णुगुप्ती, उनका बड़ी सभा में अपमान किया गया था। और फिर उसके बाद क्या होता है, चाणक्य उस अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए क्या लेता है, किसका सहारा लेता है, चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरह से प्रशिक्षित करता है, और उसको मोहरा बनाकर क्या करता है, धनानंद के विरुद्ध खड़ा करके उस पर आक्रमण करवा देता है, और इस वंश की इस वंश का एंड करके नए वंश की स्थापना हो जाती है, वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया जाता है, धनानंद पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और इस वंश को खत्म किया जाता है और नए वंश की स्थापना कर दी जाती है, जो कि है मौर्य वंश। यह कौटिल्य के द्वारा, यानी चाणक्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको कौटिल्य के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। चाणक्य कौन था, वो जो तक्षशिला महाविश्वविद्यालय हमारा जो था प्राचीन काल में, जो शिक्षा का केंद्र जिसके रूप में हम मानते हैं तक्षशिला को, उसका महान आचार्य था चाणक्य। तो उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया जाता है, तैयार किया जाता है धनानंद के विरुद्ध। और फिर बाद में चाणक्य क्या करता है, टाइम आने पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उस पर आक्रमण करवा दिया जाता है, और फिर नए साम्राज्य की स्थापना की जाती है, जिसको हम इतिहास में बड़े साम्राज्य के रूप में अगर हम देखेंगे, मगध में मौर्य साम्राज्य के रूप में, जिसका टाइम पीरियड लंबा रहा है मगध के इतिहास में हम देखेंगे, या प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास में, तो उस नए बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की जाती है मौर्य साम्राज्य की। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मौर्य साम्राज्य। तो ये था हमारे मगध के 4 राजवंश हुए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा वृद्धरथ वंश, फिर सेकंड होता है हर्यक वंश, और फिर थर्ड पढ़ा हमने शिशुनाग वंश, और फिर फोर्थ होता है हमारा नंद वंश। अब आएगा हमारा जो सबसे बड़ा विशाल या वंश हम जिसको बोलते हैं मौर्य वंश, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।